2019 की फॉर्चूनर्स आई आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर ताकेहिरो मिको। IMDb रेटिंग 6.2। अच्छा, अभी भी कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, इसीलिए जरूरी है आप सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी हिट करें ताकि आप एक भी कहानी मिस ना करें और हमें इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करें। कहानी एक प्लेन हादसे से शुरू हुई। कुदरत का करिश्मा कहे या कुछ और, एक 7 साल का बच्चा हादसे में बच जाता है। वो अपने आसपास धुंधले होते लोगों को देख रहा है जो बारी बारी से मर रहे हैं। वो डर कर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर मलबे के ढेर पर पड़ी एक लड़की पे गई जो मदद के लिए करहा रही है, पर वो इतना छोटा है कि समझ नहीं पा रहा क्या करे। और तभी जहाज का एक बड़ा सा टुकड़ा लड़की के ऊपर आ गिरा। इस हादसे ने उस बच्चे में कुछ बदल दिया है। उसे एक अनोखी शक्ति मिली है। जिस किस्मत ने उसकी जान बचाई उसी से एक उपहार भी मिला जिसे किस्मत की नजर कहा जाता है। अब इस बात को कई साल हो गए। वो बच्चा बड़ा हो गया। उसका नाम शिनिचिरो है। वो एक गैरेज में काम करता है। उसका बॉस टेत्सुआ उसकी कड़ी मेहनत से बहुत खुश है, जिस वजह से वहाँ काम करने वाले बाकी लोग उससे बहुत जलते हैं। टेत्सुआ बहुत जल्द एक नया गैराज शुरू करने वाला है, जिसके मैनेजर पोस्ट के लिए उसने शिनिचिरो को प्रस्ताव दिया। वो पिछले 10 सालों से यहाँ काम कर रहा है और उसे उसकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, लेकिन उसने ऑफर मना कर दिया क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उससे बेहतर और भी लोग हैं जिन्हें ये मौका मिलना चाहिए। मिस्टर टेत्सुआ की बीवी मिसेस मित्सुको भी चाहती है कि शिनिचिरो ही मैनेजर बने। वो उसे समझाने की कोशिश भी करती है। अब शिनिचिरो वापस वर्कशॉप पहुंचा। जिस कार पे वो काम कर रहा है उसी गैराज में काम करने वाला कनाडा ने उसे बिगाड़ दिया क्योंकि वो उसे जलता है। दोनों लगभग एक ही समय से यहाँ काम कर रहे हैं, पर फिर भी बॉस ने शिनिचिरो को ऑफर दिया। जब शिनिचिरो ने पूछा ऐसा क्यों किया, तो कनाडा ने उसे धक्का मार दिया, जिससे शिनिचिरो की पिछली जेब में रखा फोन का स्क्रीन टूट गया। यहाँ तेत्सुआ और मित्सुको बातें कर रहे हैं। उसने तेत्सुआ से कहा, देखा जाए तो कनाडा भी उतना ही काबिल है, फिर आपने शिनिचिरो को ही क्यों चुना? तेत्सुआ बोला, क्योंकि जितने समय से मैं उसे देख रहा हूँ ऐसा लगता है कोई बात उसके अंदर तक बैठ गई है। वो किसी से घुलता मिलता नहीं और अगर काम से भी मुंह फेर लेगा तो कहीं खो जाएगा, जैसे वो खुद को दोबारा और ढूंढ नहीं सकेगा। अब फोन बनवाने वो रिपेयरिंग शॉप पहुंचा, जहाँ एक सेल्स गर्ल आयुई उसकी मदद को आई। वो बोली, फोन बहुत पुराने मॉडल का है, जिस वजह से इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल है, लेकिन वो यही फोन आगे भी इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि वो उन लोगों में से है जो पुरानी चीजों को नई चीजों से बदल नहीं सकते। जैसे पुरानी यादों को हम मरते दम तक गले से लगा कर रखते हैं। आउई का उसकी अनकही बातों को समझ जाना शिनिचिरो को अच्छा लगा। पुराना मॉडल होने के बावजूद उससे जितना बन सके उसे काम करने लायक बनाकर फोन वापस किया। कितने पैसे लगेंगे पूछने पे आउई ने हंसकर मना कर दिया। अगले दिन बस में शिनिचिरो को एक पैसेंजर का हाथ धुंधला होते हुए दिखा। उसने आंखों का धोखा समझकर दोबारा ठीक से देखने की कोशिश की और अब की बार वो हाथ धुंधला से गायब होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी शाम घर लौटते वक्त उसे फिर से एक आदमी हवा में घुलते हुए दिखा। उसने उसका पीछा किया। वो थोड़ी दूर गया ही था कि रास्ता पार करते हुए एक तेज गाड़ी ने उस आदमी को टक्कर मार दी। इससे पहले कि शिनिचिरो कुछ करता वो मर चुका था। ये हादसा एक धक्के की तरह था उसके लिए। वो पूरा समय कल रात के बारे में ही सोचता रहा। जब मिसेस मित्सुको ने पिछली रात के हादसे का जिक्र किया तो वो बोला, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि कोई मरने वाला है तो आप क्या करेंगी? वो बोली, ऐसी शक्तियां वरदान कम अभिश्राप ज्यादा लगती है। अब शिनिचिरो का फोन फिर से प्रॉब्लम करने लगा। आयु ने कहा ही था कि ये बस टेम्पररी रिपेयर है। वो वापस से स्टोर पर गया और इस बार उसने नया फोन चाहिए कहा। आयु ने जब पुराना फोन मांगा तो उसे उसके हाथ धुंधले दिखे। ये देख वो घबरा कर वहां से भागा, पर फिर उसे कल रात वाले आदमी की बात याद आ गई। अगर समय पर कुछ नहीं किया तो वो कभी उसे दोबारा देख नहीं पाएगा। यही सोचकर वो वापस अंदर गया और उसे काम के बाद थोड़ी देर के लिए मिलने बुलाया। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं स्टेशन के सामने वाले कैफे पे इंतजार करूंगा। अब 8:30 बजे के करीब आयुई वहां पहुंची तो शिनिचिरो ने देखा कि उसके हाथ फिर से नॉर्मल हो गए हैं। ये कैसे मुमकिन है? उसके इस अजीब बर्ताव को आयुई देख रही है। फिर उसने पूछा, तुम क्या जरूरी बात कहना चाहते थे? हिचकिचाते हुए वो बोला, मैं लोगों की किस्मत देख सकता हूँ और मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि मैं उन्हें बदल भी सकता हूँ।
वो उसकी बातें सुन तो रही है, पर शिनिचिरो को लगा कि वो उसे कहीं पागल समझ रही होगी। तभी उसका वक्त बर्बाद करने के लिए सॉरी कहकर वहां से जैसे ही निकला, उसे सीने में तेज दर्द हुआ। इतना तेज कि थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब वो उठा, दूर आयुई को देख उसे सुकून मिला कि वो अब ठीक है। दूसरे ही दिन उसने तेत्सुआ से कहा कि वो उसका ऑफर लेने को तैयार है। जल्द ही काम जोर शोर से शुरू हो गया। एक सुबह आयुई उसे ढूंढते हुए नई गैराज पहुंची। उसे वहां देखकर वो चौंक गया, मगर खुश भी हुआ। आयुई ने कहा, थैंक यू। मुझे तुम्हारी बातों का मतलब तब समझ आया जब न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि रात 9 बजे एक फैक्ट्री में आग लग जाने से कई लोग मारे गए। ये फैक्ट्री मेरे घर जाने के रास्ते पे पड़ता है। अगर तुमने उस दिन मुझे वहां मिलने ना बुलाया होता तो मैं भी इस हादसे का शिकार हो चुकी होती। पर जब शिनिचिरो ने इसे एक इत्तेफाक कहकर टालना चाहा, आयुई बोली, तुम्हारी यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अब लंच के समय मिसेस मित्सुको उसके बदले बदले भाव देख रही है। वो उसे बेटे की तरह मानती है। उसने उनके गैरेज पर आने वाली मारिको का जिक्र किया, जो शिनिचिरो को पसंद करती थी, पर उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हीं के गैरेज का एक कस्टमर अब मारिको का बॉयफ्रेंड है। पर मिसेस मित्सुका खुश है। शिनिचिरो को कोई लड़की तो पसंद आई। एक दिन तेत्सुआ कनाडा पे भड़का हुआ है। एक कस्टमर ने शिकायत की है कि उसने उसे अपनी गाड़ी में किसी लड़की को घुमाते हुए देखा है। उसी गाड़ी पे कनाडा काम कर रहा है। पहले तो उसने इनकार किया, पर जब तेत्सुआ ने चेक किया कि गाड़ी पिछले 24 घंटे में 100 किलोमीटर चली है, इस बात पर दोनों में झड़प हो गई। वहां खड़े शिनिचिरो के सामने खुद को बेइज्जत होता देख वो गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शिनिचिरो को तेत्सुआ के हाथ भी गायब होते हुए दिखे और वो डर गया। जब से उसने होश संभाला है, उन्हें ही अपने बड़ों में पाया है। वही उसका परिवार है। अब वो पूरा दिन उस पर नजर रखता है। घर जाते वक्त भी वो उसके साथ है, कहीं कुछ हो ना जाए। तभी कनाडा ने एकदम से आकर तेत्सुआ पर वार किया। इतने में शिनिचिरो बीच में आ गया। ये देख वो सकपका गया और लंबे चौड़े तेत्सुआ ने उसे धड़ दबोचा। इधर सीने में तेज दर्द की वजह से शिनिचिरो वही बेहोश हो गया। जब हॉस्पिटल में आंख खुली तो मित्सुको सामने बैठी है। पूरा बॉडी चेकअप के बावजूद डॉक्टर पता नहीं लगा पाया कि उसे सीने में दर्द क्यों हुआ। मुझे ऐसा पहले भी एक दफा हुआ था, लेकिन वो आज जितना ज्यादा नहीं था, शिनिचिरो बोला। अब बाहर अपने रिपोर्ट्स का इंतजार करता शिनिचिरो के सामने से एक छोटी बच्ची गुजरी। वो भी गायब हो रही है। जैसे ही वो उसे रोकने गया, डॉक्टर ने उसे पीछे से रोक लिया। वो उसे एक शांत जगह ले गया और बोला, मुझे ऐसा ही कुछ लगा था। तुम्हारे पास जो है उसे रोमन माइथोलॉजी के मुताबिक किस्मत की आंख कहते हैं, फॉर्चूनाज आई, यानी कि तुम लोगों का भविष्य देख सकते हो। मानो या ना मानो, तुम ही दुनिया में अकेले ऐसे इंसान नहीं हो जो ये देख सकता है। मगर समय के साथ मैंने इसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। एक सलाह देता हूँ, तुम फिर कभी उनकी किस्मत बदलने की कोशिश मत करना। यही वजह है तुम्हारे 2 बार दिल के दौरे पड़ने की। एक और बार ये हुआ तो तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। शायद उसके पास समय कम है सोचकर वो बचा हुआ समय आयुई के साथ गुजारना चाहता है। उसने अपने प्यार का इजहार किया और उसने भी हामी भरी। कुछ दिन बाद उसने तेत्सुआ से बात करके फिर से कनाडा को नौकरी पर रख लिया। वो उसे सुधरने का एक और मौका देना चाहता है, और मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए। एक दिन शिनिचिरो ने आयुई को उस बचपन के हादसे के बारे में बताया। 7 साल की उम्र में, तकरीबन 20 साल पहले, यामानाशी प्लेन क्रैश में मैंने अपने माँ पापा को खो दिया। रोते हुए शिनिचिरो का हाथ थाम आयुई ने उसे अतीत से निकालकर एक खूबसूरत कल का सपना दिखाया, जिसमें वो दोनों होंगे। आयुई के आ जाने से कब उसके आंसू हंसी में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। उसने दोनों के लिए अंगूठियां खरीदी। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है, मगर सब कुछ इतनी आसानी से कहाँ मिलता है। दुकान से बाहर कदम रखते ही सीने का दर्द उसे चीर गया और उसी अस्पताल वो पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, पहले के दिल के दौरे ने काफी नुकसान पहुंचाया है तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों को। तुम्हारे केस में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। शायद आम इंसानों को जो दवा मदद करे वो तुम्हें ना कर सके। फिर भी एक दवा लिख देता हूँ, दर्द हुआ तो पी लेना और अपना ख्याल रखना। इसके बाद उसने ठान ली कि वो अब किसी के किस्मत के फैसले को बदलेगा नहीं और आयुई के साथ एक शांति भरी जिंदगी बिताएगा। एक दिन उसके गैरेज में गाड़ी बनवाने एक बदतमीज अमीरजादा आया। बड़ी बदतमीजी से उसने शिनिचिरो से बात की। शिनिचिरो उसे पहचानता है, वो पहले भी उससे मिल चुका है। यही मारिको का बॉयफ्रेंड है। उसने उससे ऐसे ही पूछा,
मारिको कैसी है? पहले तो उसे याद ही नहीं आया कि मारिको कौन है। जब उसे याद दिलाया तो वो बोला, ओह वो बेकार लड़की, क्या पता मेरे ठोकर मारने के बाद पड़ी होगी किसी वैश्या खाने में, उसी लायक थी वो। कनाडा ने कुछ कहना चाहा पर शिनिचिरो ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि धंधे में इमोशन नहीं लाना चाहिए। अब गाड़ी ठीक करने के बाद जब वो उसे चाबियां देने लगा, उसे उस लड़के के हाथ आर पार दिखने लगे। लेकिन इस बार वो खुश है। जिसने मारिको जैसी लड़की के साथ ऐसा किया वो मारा गया। उसके अंतिम संस्कार में शिनिचिरो की नजर उसी आदमी की छोटी बच्ची पर पड़ी जो अपनी माँ से बार बार पूछ रही है, पापा कहाँ है? उसने ये उम्मीद नहीं की थी, वो भी अपनी किस्मत के हाथों मजबूर है। इधर शिनिचिरो के मैसेजेस कॉल्स न आने पर आयुई उसे मिलने गई, पर वो कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं है। उसने समझाया, दुनिया में आए दिन कितने ही लोगों की मौत होती है और इन लोगों से बार बार तुम्हारा सामना भी होगा, तुम कितनों को बचा सकोगे? उसने अपना पहला गुनाह याद आ गया जब जहाज दुर्घटना के उस लड़की को वो नहीं बचा पाया था। वो उसके दिमाग से आज तक नहीं मिटी। अगले दिन जब वो काम पर निकला, जिस मेट्रो में वो सवार है वहाँ कुछ यात्री धुंधले होने लगे। दूसरे डिब्बे में भी उसे सब वैसे ही दिख रहे हैं, मतलब कुछ लोगों की मृत्यु होने वाली है। वो अगले स्टेशन पे उतर गया, एक पार्क में चुपचाप बैठा है। वो ये बात मान नहीं पा रहा है कि वो कुछ कर सकता है पर कुछ कर नहीं रहा। तभी एक बॉल लुढ़क कर उसके पास आया। एक बच्ची दौड़ते हुए बॉल लेने आई। उस नन्ही सी बच्ची को देख वो चौंक गया। उसका शरीर अदृश्य हो रहा है। पार्क में किंडरगार्टन का एक ग्रुप आया है जहाँ सारे बच्चे उसे वैसे ही दिख रहे हैं। उसने जब बच्चों के करीब जाने की कोशिश की, टीचर्स ने उसे दूर कर दिया। सुबह भी ट्रेन में कुछ लोगों को उसने ऐसा देखा था और अब ये बच्चे भी। इतने ज्यादा लोग एक साथ, यानी कि कोई तो बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। उसने उन बच्चों का पीछा किया, मगर आज ये हादसा नहीं होगा क्योंकि इस ट्रेन के सारे लोगों का शरीर धुंधला नहीं है। तभी उसे उसी किंडरगार्टन स्कूल का एक पर्चा मिला। लिखा है 24 तारीख को इन बच्चों को घुमाने ले जाया जाएगा, यानी कि कल। और ये ट्रेन जिस स्टेशन से होकर गुजरती है वहाँ से आयुई भी ट्रेन पकड़ती है। अब वो रात को उसके घर के सामने इंतजार कर रहा है। जब वो वापस आई वो बोला, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। हम कल ही निकल रहे हैं, यानी 24 तारीख जब वो हादसा होने वाला है। उसे मालूम है वो जो कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन ऐसी मौत भी कितनी भाग्यवान होगी जो अपनों की बाहों में नसीब हो, जो अपनों की उम्र लंबी करते। वहां से निकलकर उसने उसी किंडरगार्टन स्कूल फोन कर कहा, कल कोई बड़ा हादसा होने वाला है, प्लीज बच्चों का प्लान कैंसिल कर दे। पर दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। इस बार जब वो उसी डॉक्टर के पास गया तो उसे अपना हाथ दिखाते हुए बोला, आपको क्या नजर आ रहा है? डॉक्टर को जो दिखा वो तो उसने नहीं कहा, पर बोला, क्या मुझे टेस्ट करना चाहते हो? फिर वो बोला, मुझे हमेशा से लगता था मैं ही क्यों बच गया, मुझे क्यों ये शक्ति मिली? कोई तो वजह होगी, शायद आज वो वजह मुझे साफ दिख रही है। डॉक्टर उसका इशारा समझ चुका है और बोला, मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं। पहली बात तो जो बच गए उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया है, और दूसरी बात इनकी किस्मत तुम्हारी खुद की जान है, इसीलिए मैं इन सब से बाहर हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ना ही कुछ बदलने की कोशिश करूंगा। वहाँ से निकलकर वो गैरेज गया और आने वाले हफ्तों के काम का सारा भार कनाडा को सौंप दिया। शाम को टेत्सुआ और मित्सुका से भी मिलने गया। सब खुश हैं कि वो किसी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने की सोच रहा है, लेकिन सच तो इससे कोसों दूर है। उस रात वो आयुई के घर के बाहर ही खड़ा था। उसने वो 2 अंगूठियां अपनी मुट्ठी में दबाई हुई है जो वो कभी उसे दे नहीं पाएगा। घर आकर देर रात तक आयुई के नाम एक चिट्ठी लिखी कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ा। सुबह हो गई। आज 24 तारीख है। बच्चे स्टेशन पर खड़े हैं और साथ आयुई भी खड़ी है। तभी शिनिचिरो का मैसेज आया, मैं तुम्हें सुबह 8 बजे घर से पिकअप करूंगा। उसने रिप्लाई किया, मेरी छुट्टी मंजूर नहीं हुई, मुझे काम पर जाना होगा। ये मैसेज पढ़ते ही वो उसे रोकने जैसे ही घर से निकला, दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। स्कूल वाले ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है। कोई रास्ता न देख वो वहां से स्टेशन की तरफ भागा। उसे जैसे भी आयु को रोकना होगा। स्टेशन पहुंच उसे दूर से उसकी ट्रेन आती हुई दिखी और उसी तरफ क्रेन से एक कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है। वो ट्रेन को रोकने पटरी पर उतर गया और हाथ हिलाता हुआ ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। ये आदमी पागल तो नहीं हो गया? चलती ट्रेन के सामने कूद गया है। ट्रेन की पटरी पर वाइब्रेशन से उस क्रेन का बैलेंस खो गया
और बिजली की तारों में उलझता हुआ वो पटरी की तरफ गिरने लगा। ट्रेन तब तक स्लो हो चुकी थी और हादसे से पहले ही ट्रेन रुक गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कौन है ये आदमी जो पटरी पर गिरी क्रेन और ट्रेन के बीच पड़ा है। हड़बड़ी में आयुई ट्रेन से कूदी और शिनिचिरो को गले से लगा लिया। दिल का दौरा पड़ने से उसकी वही मौत हो चुकी है। इस कहानी का एक और पहलू भी है जो अब शिनिचिरो कभी नहीं जान पाएगा। 20 साल पहले यामानाशी प्लेन हादसे में जो छोटी बच्ची थी वो लड़की आयुई है। उसने उस दिन उसे बचाया था, लेकिन वो अपने माँ बाप को खोने के दुख में भुला बैठा था। 20 साल बाद जब आयुई को यकीन हुआ कि ये वही लड़का है, वो बहुत खुश थी क्योंकि फॉर्चूना आई उस दिन शिनिचिरो के अलावा आयु को भी मिली थी। जब शिनिचिरो ने उस दिन अचानक कहा कि वो उसे 3 दिन के लिए बाहर ले जाना चाहता है, उसने उसका धुंधला होता शरीर देखा था। इसीलिए वो जानबूझकर ऑफिस गई। उसे लगा कि इस तरह अगर वो उसके साथ ना जाए तो वो बच जाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शिनिचिरो के जाने के बाद आयु को उसकी लिखी चिट्ठी और वो अंगूठियां मिली। लिखा है, दोबारा मौका मिले तो मैं अपनी यही किस्मत चुनूंगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। दोनों अंगूठियों को अपनी उंगली में पहने शिनिचिरो को याद करते हुए आयुई मुस्कुरा रही है। बस कहानी यही खत्म होती है। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर।